सुबह सुबह रघु एक चाय के टपरी पर बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहां उसका दोस्त भागते हुए आता है। रघु रघु उसे ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर खुद के तरफ आते हुए देखकर चौंक जाता है। वो रघु के पास आकर हाफते हुए कहता है, यार आखिरकार मधु का पता चल ही गया। रघु जैसे ही ये सुनता है मानो जैसे उसकी खुशी का ठीक ही नहीं रहता है। क्या सच कह रहा है ना? उसका दोस्त उसे एक पर्चा देते हुए कहता है, ये देख और बता कौन है। रघु उसके हाथ से वो पर्चा लेकर देखता है तो उसमें मधु की तस्वीर छापी हुई थी। उसे देखा कर रघु अपने दोस्त को खुशी से गले लगाते हुए कहता है, तुझे पता नहीं तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। आई लव यू मेरे यार। तभी उसका दोस्त उसको सहलाते हुए कहता है, हाँ अब बस और ये जो मुझे बोल रहे हो आई लव यू बचा के रखो और भौजी को बोलना का समझें। रघु हंसते हुए साहिल और ऋषि बात करते करते कॉलेज के गेट पर आते हैं। तभी उनकी नज़र करण और श्रद्धा पर पड़ती है, जो कि एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले बात कर रहे होते हैं। उनको ऐसे एक साथ देखकर साहिल हल्के से मुस्कुराते हुए ऋषि से कहता है, ओ देख भाई ये नज़ारा बस आज भर ही देखने को मिलेगा। तभी ऋषि साहिल से पूछता है, कैसा नज़ारा? मैं कुछ समझा नहीं। है ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है, यूं ही हंसते हुए कट जाएगा। उसी बीच रघु के चेहरे पर चिंता छा जाती है। उसे यूं सोच में डूबे देख उसका दोस्त पूछता है, अब क्या हुआ? रघु घबराते हुए कहता है, हुआ कुछ नहीं, पर वहां जाने के बाद रहना खाना। रघु जैसे ही बोलता है उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात देख, वहां जाने के बाद कोई अच्छा सा काम भी मिल जाएगा और क्या, फिर तू अपनी मधु को खोजना और मैं काम करूंगा। रघु के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वापस से अपने दोस्त को गले लगा कर कहता है, सच में तू मेरा दोस्त नहीं भाई है भाई। तभी उसका दोस्त रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है, बस कर पहले, अब रुलाएगा क्या। वही दूसरी तरफ अभय पुणे के लिए निकल चुका होता है। रास्ते में उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है, हेलो सर आप कहाँ है? जल्दी आइए शूटिंग शुरू होने वाली है। अभय उसे कहता है, देखो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम वहाँ संभाल लो। अभय की बात सुनकर वो उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभय उसे कहता है, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करो, मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर अभय कॉल रख देता है। जैसे ही कॉल रखता है तनु का कॉल आता है। उसका कॉल उठता है, हाँ तनु बोलो। तभी तनु पूछती है, अभय तुम कहाँ हो? अभय उससे झूठ बोलता है, मैं कल रात अपने एक दोस्त के पास ही रुक गया था, तो मुझे निकलने में थोड़ा देर होगा, पर मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा मैं अभी कॉल रखता हूँ, आकार बात करते हैं। इतना कहकर अभय कॉल रख देता है। इधर अर्जुन सिगरेट पीते हुए अपने ऑफिस में खुद से ही बातें कर रहा होता है। बस अब कुछ दिनों की ही बात है और उसके बाद त्रिशा और मैं, ये कहते हुए वो हंसने लगता है। पूरे 3 घंटों का सफ़र करने के बाद अभय पुणे पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर उसका मैनेजर उसके पास आते हुए कहता है, क्या सर बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं? अभय चलते हुए उससे कहता है, बताया तो था ना। उसके इतना कहते ही मैनेजर जवाब देते हुए कहता है, हाँ सर फिर भी पूरा एड्रेस भी बताना चाहिए था ना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती तो। तभी उसे अभय बीच में ही रोकते हुए कहता है, अरे बस भी करो, अब इतने साल से मेरे साथ हो, पर आज से पहले तो मेरी इतनी फिक्र नहीं की तुमने, और आज अचानक से जब इतनी फिक्र। उसका मैनेजर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैनेजर हूँ तो इतना तो करना पड़ेगा ना। अभय उसे कुछ नहीं कहता है और अपने काम में लग जाता है। वो जल्दी से फ्रेश होकर शूट के लिए तैयार होता है। अभय जब शूट कर रहा होता है तो उसका फ़ोन उसके मैनेजर के पास ही होता है। उसी वक्त त्रिशा कॉल करती है। मैनेजर उसका कॉल देखकर अभय के तरफ देखता है। अभय शूट में लगा हुआ था। उसका मैनेजर कॉल नहीं उठता है और साइलेंट करके अपने पॉकेट में रख देता है। त्रिशा बार बार कॉल किए जाती होती है, पर एक मैनेजर उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता है। जैसे ही शूटिंग खत्म होता है, मैनेजर त्रिशा के जितने भी कॉल आए हुए थे उन्हें डिलीट कर देता है और फ़ोन वही साइड में रख देता है।
जैसे ही अभय अपना फ़ोन लेने के लिए आता है, मेरा फ़ोन देना। तभी उसका मैनेजर कहता है, आपका फ़ोन तो मेरे पास नहीं है, वो देखिए साइड में ही रखा हुआ है। हाथ दिखाते हुए कहता है। अभय उधर जाते हुए उससे कहता है, क्या तुम भी एक तो मैनेजर बोलते हो, खुद को ऊपर से मेरे सामने को अपने पास संभाल के रख नहीं सकते। उसका मैनेजर एक्सक्यूज देते हुए कहता है, सॉरी सर, ध्यान में नहीं आया। इतना कहकर अभय आराम करने के लिए चला जाता है। जब अपना कॉल देखता है तो किसी का भी कॉल नहीं आया हुआ होता है। तभी अभय मन में सोचता है, त्रिशा का तो कॉल आया हो नहीं, खैर मैं ही उससे बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो भी बिजी हो। और त्रिशा को कॉल लगते हुए आईने में अपने बाल को संवारने लगता है। कॉल रिंग तो करता है, पर त्रिशा कॉल रिसीव नहीं करती है। काफी कॉल के बाद भी वो कॉल नहीं उठाती है। अभय उसे कई दफा कॉल करने की कोशिश करता है, पर हर बार रिंग कर तो रहा था पर कोई उठा नहीं रहा होता है। लगता है बिजी है, बाद में ही बात कर लूंगा। इतना कहकर गाना लगाकर अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करने लगता है। शाम का वक्त त्रिशा अपने कामों से फ्री होकर जब घर जाने के लिए निकलती है तो देखती है अभय का बहुत कॉल आए हुए होते हैं। वो वापस से उसे कॉल मिलती है। तभी उसे एक सेट का ही आदमी आकर कहता है, माम अगर आप कहो तो आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। त्रिशा उसे मन करते हुए कहती है, नहीं मुझे मार्केट में और भी काम है कुछ, तो मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी अभय कॉल उठाकर बोलता है, ओ हाय, कैसी हो। त्रिशा हल्की स्माइल के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, पर शायद तुम अपना वॉच कल रात मेरे रूम पर ही छोड़ दिए थे। अभय हंसते हुए कहता है, हाँ पता है, जब यहाँ पहुँचा तो याद आया। और बताओ क्या प्लान है आज रात का। त्रिशा सोचते हुए कहती है, ओम नॉथिंग, वैसे भी यहाँ अकेली तो पार्टी कर नहीं सकती, तो वही करूँगी जो डेली किया करती हूँ, जाऊँगी, खाकर सो जाऊँगी। त्रिशा रास्ते के किनारे किनारे जाते हुए अभय से बात कर रही होती है। तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुकती है। मैडम, कहाँ जाना है आपको। ड्राइवर के पूछने पर त्रिशा उससे अपना एड्रेस बताते हुए ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला दिखने में यहीं कुछ 40 या 45 का लग रहा होता है। त्रिशा कॉल पर अभय से बात होकर रही होती है कि तभी सामने से कुछ 4-5 लड़के ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठने लगते हैं। एक लड़का ड्राइवर के पास जाकर बैठता है और बाकी के 2 पीछे आकर त्रिशा के अगल बगल बैठ जाते हैं, जिससे त्रिशा उनके बीच में फंस जाती हैं। त्रिशा उनसे कहती है, ये क्या पागलपन है, दिखाई नहीं देता कि एक लड़की बैठी हुई है, फिर भी ऐसे चिपक कर बैठे जा रहे हो। तभी त्रिशा के बगल वाला लड़का बोलता है, दिखाई दे रहा है तभी तो बैठा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत इस खटारा ऑटो में बैठने की। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होती है। अभय सारी बातें सुन रहा होता है और कॉल पर ही चिल्ला रहा था, त्रिशा तुम ठीक तो हो ना। त्रिशा कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। त्रिशा उनके बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी आगे बैठे एक दूसरे लड़के ने ऑटो वाले के सिर पर मारते हुए कहता है, क्यों बे, चल ऑटो चालू कर और हम जहाँ कहते हैं वहाँ चल चुपचाप। ऑटो वाला ऑटो से उतरते हुए कहता है, अरे भाई, ये ऑटो बिना धक्का लगाया आगे नहीं बढ़ने वाली, तो अच्छा होगा आपने से 2 आदमी पीछे जाके धक्का मारे, मैं ऑटो चालू करता हूँ। जो बाहर एक लड़का खड़ा होता है वो और दूसरा जो त्रिशा के बगल में बैठा हुआ होता है वो पीछे जाता है। जैसे ही त्रिशा फ्री होती है वो अपना कॉल रिसीव करती है और जैसे ही हेलो करती है उसके बगल वाला लड़का फ़ोन छीनकर कॉल स्विच ऑफ कर देता है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होता है अभय चिंता में आ जाता है और बार बार त्रिशा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। ओह शीट, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ आ गया, अब क्या करूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने माथे पर हाथ रखकर वहाँ बैठ जाता है। तभी उसे विवेक याद आता है और झट से उसको कॉल करता है, पर उसका कॉल बिजी आ रहा होता है। बार बार उसे कॉल ट्राई करता है पर कॉल नहीं उठाता है। इधर अभय बहुत घबराया हुआ और परेशान हो रहा होता है। उधर 2 लड़के धक्का लगाने जैसे जाते हैं। ऑटो वाला पीछे देखते हुए त्रिशा के तरफ इशारे में उसे लड़के को धक्का देकर नीचे गिराने को कहता है जो उसके बगल में बैठा हुआ होता है।
त्रिशा ऑटो वाला का इशारा समझ जाती है और जैसे ही ऑटो वाला ऑटो शुरू करता है, त्रिशा उसे जोर का धक्का देती जिससे वो बाहर के तरफ गिर जाता है। आगे बैठा आदमी जैसे ही पीछे घूम कर देखता है, ऑटो वाला उसका सिर ऑटो के दरवाजे पर लड़ा देता है और त्रिशा से कहता है, आप एक काम करिए, इसका गर्दन पीछे से पकड़े रहिए। ऑटो वाला के कहते ही वो उसका गर्दन अपने दोनों हाथों से जकड़ लेती है। ऑटो के पीछे एक लड़का दौड़ रहा होता है और दूसरा जो लड़का गिरा हुआ था उसको संभाल रहा होता है। ऑटो वाला ऑटो को तेज भागते हुए कहता है, पास में ही पुलिस स्टेशन है, बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाए, फिर इसका सब लाफुआ गिरी छूट जाएगा। माँ बाप यहाँ दिन रात अपना खून जला के इन्हें पढ़ा रहा है कि बेटा हमरा अच्छा काम करेगा और बेटा यहाँ लड़की छेड़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद आगे पुलिस स्टेशन होता है, बस बेटा का ससुरारी आ गया, अब जाओ और रात गुजारो वहाँ। पुलिस स्टेशन के सामने ऑटो रोककर बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो दरोगा बाबू, जल्दी बाहर आइए। ऑटो वाला का आवाज सुन के दो हवलदार बाहर आते हैं। ऑटो वाला दूसरी तरफ जले उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए बाहर निकलता है और हवलदार को पकड़ते हुए कहता है, ये और इसके 3 साथ मेरे ऑटो में शराब पीकर जबरदस्ती बैठ गए और इस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। वो तो शिकार है कि कमीनों ने शराब पी रखी थी, वरना होश में होते तो शायद ही मैं कुछ कर पताऊ का है कि हमरी एक किडनी है ही नहीं और दूसरी खराब है। इतना सुनने के बाद हवलदार ऑटो वाला की तारीफ करते हुए कहता है, बस आप जैसे ऑटो वाले हो तो ऐसे लोगों की क्या औकात जो खुलेआम ऐसी हरकत करे, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे अंदर चलिए, रिपोर्ट लिखवा कर फिर चले जाइए। त्रिशा ऑटो में गिरे हुए अपना फ़ोन लेकर उसे खोलते हुए स्टेशन के अंदर जाती है। हवलदार दोनों को बैठते हुए चाय मंगवाता है और इस लड़के को इंस्पेक्टर के सामने खड़ा करते हुए सारी बात कहता है। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्यों रे, लड़की छेड़ेगा? गोपाल, इसे अंदर बंद करो और इसके साथ बाकी के जितने लड़के थे उन्हें भी जल्दी से थाने ले आओ, इनकी सारी गर्मी उतारता हूँ।